मंडल आर्मी के सदस्यों ने पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया और जो संघर्ष किया, जिसके कारण काफ़ी लोग जेल भी गए, ये कार्यक्रम उनके अभिनंदन के लिए आज किया गया है। डॉक्टर अनिल जैन जी, प्रोफेसर रतनलाल और हमारे सभी साथी और मंडल आर्मी के हमारे सभी वीर योद्धा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे पहली बार रतनलाल जी के यहाँ तो कई बार आना हुआ, लेकिन जब से इस परिसर को सामाजिक न्याय भवन का रूप दिया गया है और अम्बेडकर नामा और ये हुआ है, तो पहली बार मुझे अम्बेडकर नामा पर मुखातिब होने का मौका मिला है। और हाँ, मंत्री जी के बारे में भी, जैसे हालांकि अब तो तमाम लोगों को सबको मालूम ही है, इनका घर भी जो है, जो निवास है, वो भी हम लोगों का एक ऐसा ही परिसर रहा है। चाहे हम लोगों को कोई छोटी सी मीटिंग करनी हो 5-10 लोगों की, या बड़ी मीटिंग भी करनी हो, इनका भी ऑफिस और घर जो है वो हम लोगों के लिए ऐसे ही उपलब्ध रहता है और जाके उसको वहाँ पर हम लोगों से बैठ जाना पड़ता है और बाकी सारे साधन संसाधन उनकी तरफ से हमेशा रहते हैं। और ये भी है कि जो भी हम लोगों के ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें गौतम जी हमेशा आते भी हैं। और एक बात और भी होती है कि इनकी उपस्थिति कभी टोकन वाली नहीं होती है कि आए और अपनी 2 मिनट की बात की और कभी चल दी। अगर कभी किसी प्रोग्राम में ऐसा हुआ है कि अगर इनको कभी जल्दी जाना पड़ गया है, तो फिर पक्का मान लीजिए कि वो वाकई कोई ऐसी इमरजेंसी होगी जिसमें उनको जाना पड़ा। अदरवाइज ये पूरी तरीके से बैठते हैं और बराबर तरीके से करते हैं। तो एक ये इतना अच्छा मौका था जिसमें हमारे मंडल आर्मी के वीर योद्धाओं का हम लोग सम्मान कर रहे थे। और इसमें मंडल आर्मी की जब मैं बात करता हूं, तो या जो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर या के नज़रिए से देखते होंगे, उनको एक समय ज़रूर ये लगता होगा कि ये केवल फेसबुक या संगठन है, सोशल मीडिया पर ही कुछ है। अनिरुद्ध भाई का ये कौशल है कि उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा सामाजिक और आंदोलनकारी इस्तेमाल किया है। मंडल आर्मी का गठन हो सकता है शुरुआत में सोशल मीडिया के जरिए ही हुआ हो, लेकिन अब उसका संगठन इन्होंने यानी न केवल प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी बराबर फैला दिया है। और ये जो 19 तारीख वाले आंदोलन का कॉल करके और जो भी इसका नतीजा रहा, जो भी इस तरह के इस पर लोगों की प्रतिक्रिया रही, इसके बाद तो पूरे देश भर में इसका नाम फैल गया है। ये इनकी अपने आप में एक व्यक्तिगत कौशल है। और फिर जो उनके साथी हैं, यदुवेंद्र जी बैठे हैं और गुजर भाई जी बैठे हैं, भाटी जी बैठे हैं, नागर साहब बैठे हैं, इन लोगों ने उसको निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। क्योंकि प्रोग्राम लगभग समाप्ति की ओर है, तो मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को एक तरीके से संपूर्णता दे दी जाए। तो कुछ मैं थोड़ा सा इसमें नई बातें भी कहूँगा। एक तो ये बात कि ठीक है, एक सम्मान समारोह ना होके, एक तो ये अच्छी बात रही कि हम लोग जितने लोगों की अपेक्षा कर रहे थे, लगभग इतने ही लोगों की अपेक्षा कर रहे थे। और उसमें भी ये चर्चा केवल सम्मान समारोह तक नहीं रही है कि ये वैचारिक और गंभीर मंत्रणा भी इसमें हुई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। शायद अगर बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाती तो फिर उस तरह की वैचारिक मंत्रणा और जो गंभीर विचार विमर्श है वो शायद ना हो पाता। ये भी हम लोगों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, एक बात तो मैं बताना चाहता हूँ जो कि गोल्डी की बात से मुझे भी याद आई, और हमारे साथियों ने इस बात पर जोर भी दिया कि हमारे बच्चों को विदेश में पढ़ने जाना चाहिए। अगर कोई मध्य प्रदेश में कोई है बच्चा हमारा, खासतौर पर एसटी का ओबीसी का, वहाँ की सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इस स्कीम का ना तो उतना ज़्यादा प्रचार है और ना लोग उसका उतना महत्व समझ पा रहे हैं। यानी ओबीसी में भी हर साल 100 बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए पूरी स्कॉलरशिप ये सरकार देती है। थोड़ा बहुत क्राइटेरिया है, लेकिन वो क्राइटेरिया कोई ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादातर लोग उससे बाहर हो जाते हों। तो मध्य प्रदेश से अगर कोई है तो ज़रूर इस पर ध्यान दें, मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर ध्यान दें। और हमारे कुछ साथी हैं जो इसी काम में भोपाल में लगा, अभी मैं भोपाल में था तो हमारे एक साथी इसी काम में लगे हुए हैं, और उनका ये कहा कि हमारे सारे लोग इस्तेमाल कर नहीं पाते। कई लोगों को अप्रूव हो जाती है पूरी स्कॉलरशिप, और उसमें से 20-30 बच्चे फिर ड्रॉप कर देते हैं। उनको महत्व समझ में नहीं आ पाता है, या उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ होती हैं कई तरीके से। इसी तरह का झारखंड में तो अभी हाल में ही लोगों ने विज्ञापन देखा होगा कि वो एसटी बच्चों को
विदेश में पढ़ने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार पूरा स्पॉन्सरशिप करने जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हमें अपने आप में फ़ायदा लेना चाहिए। दूसरी बात जो एक चेतना ना होने वाली बात, और जो लक्ष्मण भाई अक्सर उसको उठाते रहते हैं, आप लोगों ने भी उठाई, शूद्र और क्षत्रिय वाली बात। देखिए, तार्किक रूप से आप लोग कितने भी सही हों, सच्चाई ये है कि ये विवाद ऐसे ख़त्म होने वाला नहीं है। इसका एक बीच का रास्ता निकलता है, और वो मैं ये कहता हूँ कि भाई ना तो शूद्र मानिए आप अपने आप को, ना क्षत्रिय मानिए। सहमति जब भी कभी अगर होगी तो इसी बात पर होगी। याद रखिए, जो क्षत्रिय वाला है वो शूद्र मानने को कभी तैयार नहीं होगा। शूद्र मानने के लिए भी आप क्या तर्क देते हैं? अब जब मैं इनकार करता हूँ कि मैं शूद्र नहीं मानता हूँ अपने आप को, तो लोग ये मान लेते हैं कि बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप को क्षत्रिय मान रहे हैं। अरे हम तो क्षत्रिय के, हम ब्राह्मण मानने के भी अपने आप को तैयार नहीं है। अगर कोई कैटेगराइजेशन, कोई वर्गीकरण करना भी है तो ऐसा वर्गीकरण कीजिए जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ हों। हमारे लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों से ऊपर कोई कैटेगरी बनाइए, उसमें हमें शामिल कीजिए, तो हम एक बार सोचें भी। दूसरी बात यह है कि शूद्र क्यों भाई नहीं बोले? आपको तो वो लोग शूद्र बोलते हैं, वो तो हमें चोर, हत्यारा, बलात्कारी भी बोलते हैं, तो हम अपने आप को बोल देंगे क्या? देखिए, पूरा चक्कर क्या है, यह है कि वर्ण व्यवस्था का एक ये फर्ज, एक ये इस तरह की यूनिवर्सिटी है जिसमें सब कुछ फर्जीवाड़ा है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हिंदू होने के लिए आपको किसी न किसी वर्ण में होना ही चाहिए। एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना कीजिए जिसमें, मान लीजिए मैं एक विश्वविद्यालय खोल लेता हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं पता, मैंने आपका किसी बीए की क्लास में एडमिशन कर दिया, आपका बीएससी में कर दिया, आपका बीकॉम में कर दिया, आपका एमए में कर दिया, अलग अलग सब्जेक्ट में डाल दिया, आपको कुछ पता नहीं है। रिकॉर्ड में मेरे सबके नाम आ गए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप लोगों के साथ ना भी पता हो, लेकिन आपके बच्चे या और उनके बच्चे, उनको लगे अरे मेरे दादाजी या मेरे परदादा उस विश्वविद्यालय के एलुमनाई रहे हैं, उनका इसमें था। इस तरीके से भ्रम में उन्होंने डाल दिया है। और जब इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए अगर पहुंचते भी हैं तो पता चलता है कि वहाँ हमारे लिए कोई क्लास अलॉट ही नहीं है। कोई गरीब सा आदमी पहुँच जाए तो उसको बैठा देंगे शूद्र की क्लास में, और कोई लक्ष्य लेके पहुँच जाए तो उसको क्षत्रिय की क्लास में बैठा देंगे, और हमारा नाम ऑफिशियली किसी रिकॉर्ड में है ही नहीं है। तो असली बात हमें ये समझनी चाहिए कि हम भैया ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, ना शूद्र हैं, किसी वर्ण व्यवस्था में हम है ही नहीं। वर्ण व्यवस्था फूल प्रूफ चीज़ है नहीं कि नहीं आपको हिंदू हैं तो किसी न किसी वर्ण में आपको होना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा भ्रम फैला दिया गया है, और इसके चक्कर में जब ये शूद्र और क्षत्रिय बन के हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, जबकि गीता में तो पशुपालन को वैश्यकार्य भी बता दिया है, तो एक वो तीसरा वो भी निकल आया। तो ये सब तो चक्कर बहुत चलते रहेंगे। अब मैं एक और नई बात बताना चाहूँगा, खासतौर पर चूँकि एक बहुत भावी लेखिका हमारे बीच में बैठे हुए, इसको देखते हुए कि हम सब लोग जो आंदोलन कर रहे थे वो बात हो रही थी कि ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी इतिहास में या वो होंगी। हमारी एक साथी हैं, परिचित हैं, मतलब फ्रांस की लेखिका हैं लिंडा स्टीवन। उन्होंने पिछले 2-3 सालों से काफ़ी कुछ हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर, और भारत की राजनीति के ऊपर भी, और तिब्बत के भी, और चाइना के ऊपर जो भी मानवाधिकार के मामले हैं वो उनके चिंता का विषय रहते हैं, अलग अलग विषयों पर, जिसमें कुछ मानवाधिकार के भी इशू हैं। करीब 17-18 किताबें वो लिख चुकी हैं। अब इनकी एक किताब आई है, फ्रेंच में थी, तो फ्रेंच में हमें तो आती नहीं, उनकी भी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने उसका हिंदी में किया है, इंग्लिश में किया है। इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बटरफ्लाई विंग्स ऑन द यमुना नाम से आई है। और वो किस तरीके से हमारे देश में इस मौजूदा दौर में, यानी ऐसी जो मोदी काल आया है, मोदी का और भाजपा आरएसएस का काल आया है, इसमें किस तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म किया गया है, इसको पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक ने, अंतर्राष्ट्रीय लेखिका ने इसको रिकॉर्ड किया है, दर्ज किया है। आप देखेंगे उसमें कि उस तरीके से आप देखेंगे उसमें कि आपको उसमें भारत में किस तरीके से हो रहा है। एक दो कैरेक्टर उन्होंने, कुछ कैरेक्टर उन्होंने अपने पात्रों के जरिए बात कहलवाई है। जेएनयू की बात कराई है, वो जेएनयू आई होंगी, तो जो अपने फ्रेंच के प्रोफेसर से मिली, तो फ्रेंच के प्रोफेसर ने तो पहले कहा कि बाहर से आप वही दरवाज़ा बंद कर दो एकदम। जब बाहर दरवाज़ा बंद हो गया, अकेले में बैठे, तब उसने बताया कि भाई यहाँ पे हमसे कौन मिलने आ रहा है, कौन मिलने नहीं आ रहा है, हर बात पर नज़र रखी जा रही है, और कहीं कोई अगर विरोधी विचारधारा का आ रहा है तो पर हम लोगों को 1000 तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बात उसने ऑन द रिकॉर्ड रखी है, ऑन द रिकॉर्ड लिखी है बुक में,
अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उसका पेपर बैक संस्करण भी आ जाए, तब हम आपके बीच में बताएंगे और अम्बेडकर नामा पर भी उसके बारे में चर्चा आयोजित करेंगे। उनको खुद स्काइप या किसी तरीके से हम उसमें आमंत्रित करेंगे। ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने लिखा है कि लालू जी को किस तरीके से सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने के लिए जेल में डाल दिया गया, तेजस्वी को किस तरीके से हराया गया, बाबू जगदेव प्रसाद का उसमें जिक्र है। ये सारी चीज़ें आज के दौर में हमारे यहाँ के लोग लिखने से बचते हैं। और इसमें पूरा 13 पॉइंट रोस्टर का, कि आप लोग 13 पॉइंट रोस्टर के खड़े हैं, 13 पॉइंट रोस्टर का मामला उसमें रिकॉर्ड में आया है कि 13 पॉइंट रोस्टर किस तरीके से बनाया गया था, कि ये जो SC ST OBC ये टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल हुई है। बाद में उनको ग्रॉसरी में नीचे अलग से बताया है कि हाँ ST का मतलब ये है, ST का मतलब ये है। किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में इनके प्रोफेसर नहीं बनने दिए जा रहे हैं, किस तरीके से अभी भी नहीं बनने दिए जा रहे हैं, और 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए किस तरीके से और ज़्यादा बैन लगा दिया गया था। ये सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड में सामने आई हैं। और ये वो फिक्शन है, बहुत ज़्यादा 40-50 पेज की करीब की है। और जैसे ही वो सामने आएगा मैं चाहूँगा कि उस पर आप सब लोगों की भी निगाह पड़े। तो ये बहुत मुझे लगा कि एक अलग तरह की जानकारी है जो आप लोगों के बीच में, क्योंकि सारे जागरूक लोग बैठे हैं, तो मुझे शेयर करनी चाहिए थी और मेरे दिमाग में था कि ये करें। और इसी तरह की मैं उम्मीद करूँगा कि जब गोल्डी की भी जो शोध जब सामने आएगा रिसर्च, तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें होंगी जो इंटरनेशनल लेवल पर ही बात जाएंगी। अभी हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे जो यहाँ के लोग जाते हैं, हमारे हैं ही नहीं कहाँ वो, लेकिन वो यही बताते कि नहीं अब तो वहाँ पर कास्टिज्म में कुछ बचा नहीं है, बहुत पुरानी बातें हो गई सब। वो खुद वहाँ जाके एफर्मेटिव एक्शन और इसके तहत वो अपने लिए आरक्षण ले लेंगे। वहाँ उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटी की पॉलिसी चलती है अमेरिका तरफ, उसके तहत उनको एशियाई के लोगों को या अफ्रीकन को सबको बराबर एक उचित हिस्सा देना है, अपना लाभ ले लेंगे और कहेंगे यहाँ कुछ नहीं। मेरा एक जो कोशिश है कि ये बात अपनी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए कि जो विदेशों में अभी अमेरिका वाले भी अगर एशियाई को या इंडियंस को मौका दे रहे हैं, तो वहाँ भी वो हमारा हिस्सा लागू करें और बताएं कि हाँ भाई असली इंडियंस ये हैं। इसके जरिए एक इंटरनेशनल लेवल पर फ्रेंच में किताब आई है, इंग्लिश में आ चुकी है, कुछ मिस्टेक्स थी वो करेक्ट होके दोबारा भी उस पर अमेजोन पर किंडल में अपलोड हो चुकी है। थोड़े बहुत कुछ करेक्शन उसमें अभी और भी कराएंगे और इसमें कुछ योगदान मेरा भी मान सकते हैं। और उन्होंने एक्नॉलेजमेंट के रूप में बाकायदा मेरा नाम भी दिया हुआ है। और हालांकि तमाम लोगों को जो दूसरे लोग पढ़ेंगे तो उनको तो बहुत कुछ समझ में आया, उनको तो यही लगेगा कि सारी बातें महेंद्र ने ही भर दी हैं दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर बहुत सारी जानकारी मैंने दी, लेकिन मैं जब पढ़ने के बाद मुझे लग रहा था कि चलो जो मैंने बताया वही इन्होंने कर दिया होगा। लेकिन आप जब उसको पढ़ेंगे तो या जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, इन्होंने जो विदेशी राइटर होते हैं वो इस मामले बहुत ईमानदारी बरतते हैं। वो आपसे मिलेंगे, आपके मित्र हैं, आपसे बातचीत करेंगे, आपको से पूरा रिसर्च लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप भर दें वो केवल वही बात लिखें। वो कई तरीके से इस तरीके अपना वो सोर्स को कंफर्म करेंगे और बिल्कुल क्रॉस चेक किया है, उन्होंने किया है और बहुत सारी बातें अपनी तरफ से जोड़ी हैं। जो जब बुक पहली बार मेरे सामने आई तो मैंने देखा, मैंने पाया कि हाँ ये तो बहुत सारे 13 पॉइंट रोस्टर का मुझे नहीं जिक्र था, मुझे कभी ये याद था कि हमने कोई 13 पॉइंट रोस्टर की उससे चर्चा की है। यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर की चर्चा की है कि प्रोफेसर हमारे नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर की ये बात तो हम लोगों तक ही सीमित रही। लेकिन वो बात होगी, बाबू जगदेव प्रसाद का जिक्र किया। बाबू जगदेव प्रसाद का मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी उनसे चर्चा की होगी, लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद का जिक्र किया। अम्बेडकर को तो मतलब एक कलेक्टर के जरिए एक कलेक्टर उन्होंने उसमें एस्टेब्लिश किया है और मतलब चाहे उनकी विनम्रता कहिए या जो कहिए, उनका कहना है कि हाँ वो कलेक्टर आपसे प्रेरित है। तो वो यही एस्टेब्लिश करने, जब भी बहस होती है तो वो यही एस्टेब्लिश करने में लगा रहता है कि अम्बेडकर इज ग्रेटर देन गांधी। और कुछ यहाँ के पात्र, कुछ उसके फ्रेंड हैं जो अपर कास्ट हैं, उनकी बहुत अच्छी मित्रता रहती है, लेकिन जैसे जैसे ही वैचारिक प्रतिबद्धता बढ़ती है तो वो सारे जो दोस्ती के आवरण थे वो टूटने लगते हैं, सारे लव अफेयर वगैरह जो कुछ है वो फिर सारे खत्म होने लगते हैं। फिर तो इस तरह की एक काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों को उस किताब के बारे में जब किताब पढ़ेंगे तो आप लोगों को निश्चित तौर पर मिलेगी। और बाकी मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों की उपस्थिति के लिए और मंडल आर्मी के साथियों ने जितना जो संघर्ष किया और जो आगे लड़ाई का जो जज्बा दिखाया, उसके लिए एडवांस में इनको धन्यवाद देता हूँ आप सभी के लिए।